हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी फार्मा एमसीक्यूज। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के अगेन 15 क्वेश्चंस विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। जी हाँ, ये पार्ट रहने जा रहा है फोर्थ, और इसके पहले आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लिया है। सभी क्वेश्चंस आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और रेगुलर बेसिस पर इस चैनल पे आते रहना, विजिट करते रहना, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आपको जीपैट, फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, नायपर सभी प्रकार के फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। क्या निकल कर आ रहा है, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हॉस्पिटल से बहुत इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, और बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस को ओरिएंट किया गया है जो आपके फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बने। क्योंकि बेसिकली अगर कोई पर्सन अगर फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए अपियर होने जा रहा है तो हॉस्पिटल के क्वेश्चन वहां पर मस्ट रहते हैं जी। हॉस्पिटल के क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिलते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। हाईली एडवांस्ड मेडिकल टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट इन विच टाइप ऑफ हॉस्पिटल? हाँ जी, इनमें से कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर आपको हाईली एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाले मशीन्स देखने को मिल जाएंगे? वहाँ एमआरआई के मशीन मिल रहे हैं, एक्सरे के मशीन मिल रहे हैं, इस बहुत सारे इचोकार्डियोग्राम वाले हो गए, और ऐसे कई प्रकार के आपको एडवांस्ड लेवल वाले मशीन्स देखने को मिल जाएंगे जी। चलिए ऑप्शन देखते हैं। बजट हॉस्पिटल, बजट हॉस्पिटल जिसे हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बजट हॉस्पिटल मतलब थोड़ा, अगर मैं इसके लेवल की बात करता हूँ तो थोड़ा सा डाउन लेवल का रहेगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और आपको भी पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सारे प्रकार की सुविधाएं नहीं रहती हैं। इलाइट हॉस्पिटल जिसे हम 5 स्टार हॉस्पिटल बोल सकते हैं, ऐसा हॉस्पिटल जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं बात कर लूँ फोर्टिस हॉस्पिटल की, या आप लेकर चलो सिंपली अपोलो हॉस्पिटल ले लीजिए, ये 5 स्टार हॉस्पिटल के अंदर आते हैं। अब समझ सकते हैं करेक्ट आंसर क्या निकलेगा। मीडियम हॉस्पिटल की बात कर लो और इनमें से कोई सा भी नहीं। कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर आपको हर प्रकार के फैसिलिटीज मिलेंगे? 5 स्टार हॉस्पिटल, है ना जी। क्या निकलेगा? 5 स्टार हॉस्पिटल जहां पर एक दिन का रूम का रेंट, अगर आप एडमिट होते हैं वहां पर, तो 500 से लेकर 1200, 1500, 1800, 2000 तक भी जा सकता है। ये क्लियर करना। वहाँ एसी लगा हुआ है, देखेंगे डिलक्स रूम है, एसी लगा है, टेलीविजन है, टेलीफोन है, रेफ्रिजरेटर है, के सामने सारी चीजें, आपका एक पर्टिकुलर रूम जो प्राइवेट रूम अवेलेबल करवाया जाता है, ये सारी चीजें मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर देखते हैं नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड फॉर 300 बेड साइज हॉस्पिटल। अगर किसी हॉस्पिटल में भैया 300 बेड है, कितने फार्मासिस्ट का रिक्वायरमेंट होता है? चलिए देखते हैं। यहाँ पर ऐसे याद कर लेंगे, यहाँ लिख लीजिए नंबर ऑफ बेड्स और यहाँ पर लिख लीजिए फार्मासिस्ट, यहाँ पर फार्मासिस्ट लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर नंबर ऑफ बेड 50 है, 50 बेड वाला हॉस्पिटल है तो 3 फार्मासिस्ट की जरूरत पड़ती है। अगर 100 बेड है तो यहाँ पर भैया आपको 5 की जरूरत पड़ जाती है। 200 है तो यहाँ पर 8 फार्मासिस्ट की जरूरत पड़ती है। 300 है तो यहाँ पर 10 फार्मासिस्ट की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। ये क्लियर करेंगे। हाँ, अगर यहाँ पर 500 है तो यहाँ पर 15 फार्मासिस्ट की जरूरत पड़ती है, ये क्लियर करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकल रहा है जी? 300 बेड बोला ना, तो निकल जाएगा आपका करेक्ट आंसर 10 फार्मासिस्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, जरूर से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से हर बार आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ चेयरपर्सन ऑफ पीटीसी फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी, ठीक है। चेयरपर्सन अगर मैं बात करता हूँ पीटीसी का, तो कौन होता है? अपॉइंटेड फ्रॉम फिजिशियन से अपॉइंट करते हैं, नर्सेस से, फार्मासिस्ट से, या एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी से करते हैं। तो पहले तो आपको पीटीसी के मेंबर्स समझने की जरूरत है। पीटीसी फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं, पहले आपको ये समझना है। तो पीटीसी में कुल मिलाकर 6 मेंबर्स रहते हैं, जिसमें से मैं बात करता हूँ फिजिशियन से। फिजिशियन से कुल मिलाकर 3 मेंबर्स, फिजिशियन से 3 मेंबर, फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट से 1 मेंबर, नर्स, नर्स भी 1 मेंबर, एडमिनिस्ट्रेटर की बात कर लो
एडमिनिस्ट्रेटर भी 1 पर्सन, कितने हो गए 3 + 3, कुल मिलाकर 6 पर्सन, 6 पर्सन रहेंगे फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी के। अब जिसमें से हम बात करते हैं इस फिजिशियन में से 3 में से कोई एक पर्सन इस पीटीसी का चेयर पर्सन रहेगा, ठीक है। 1 आउट ऑफ 3 एक पर्सन यहाँ का चेयरमैन रहेगा पीटीसी का। फार्मासिस्ट का काम क्या रहता है, एज ए रजिस्ट्रार ये काम करता है, ठीक है। और बाकी यहाँ नर्स ले लीजिए, एडमिनिस्ट्रेटर ले लीजिए, ये एज अ मेंबर सदस्य के तरीके से काम करेंगे। बाकी देखते हुए चलेंगे। 3 में से एक फिजिशियन जो रहेगा इसका चेयरमैन रहेगा, एक पर्सन फार्मासिस्ट जो है वो रजिस्ट्रार के तरीके से काम करेगा, नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो एज अ मेंबर काम करते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या निकलेगा जी आपके लिए, अपॉइंटेड फ्रॉम फिजिशियन, ठीक है। फिजिशियन जो यहाँ पर डॉक्टर्स की मैं बात कर लेता हूँ वो निकल कर आ जाएंगे, उसमें से एक पर्सन भैया पीटीसी का चेयरपर्सन। आगे देखते हैं, पैकेज कंटेनिंग अ सिंगल डोज ऑफ मेडिकेशन, एक ऐसा पैकेज जिसमें एक ही सिंगल डोज है, ठीक है। अब ये जैसे मैंने टैबलेट का स्ट्रिप बनाया, ये टैबलेट का स्ट्रिप जो मैंने बनाया, यहाँ पर क्या हो रहा है जी, ये पर्टिकुलर, अब इस पूरे स्ट्रिप की नहीं बात करूंगा, ये पर्टिकुलर, अगर इस पर्टिकुलर टैबलेट की बात करो तो कितने टैबलेट हुए, इसमें टोटल कितने टैबलेट हुए। टर्नओवर कहलाता है, यूनिट डोज पैकेजिंग कहलाता है, इन्वेंटरी कहलाएगा, या इनमें से सभी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सिंगल डोज है तो सिंगल के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, मोनोवर्ड यूज करते हैं, ठीक है, 1 यूज करते हैं, या यूनिट यूज कर सकते हैं, ठीक है। यूनिट बोल लो, 1 बोल लो, मोनो बोल लो, सिंगल बोल लो, सब सेम होगा जी। यूनिट डोज पैकेजिंग, अगर एक ही डोज प्रेजेंट है ये कहलाएगा जी आपका यूनिट डोज पैकेजिंग के नाम से। सिंगल डोज में यूनिट वर्ड यूज करना है। फिर देखते हैं गोल्ड 198, इसका यूज कहां पर किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोल्ड 198 क्या है जी, एक्टिव रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, जो रेडियो एक्टिवली ये एक्टिव है, रेडियो एक्टिविटी इनमें प्रेजेंट है, इनसे रेडिएशंस निकल रहे हैं, इनका यूज किस में किया जाएगा, कैंसर के ट्रीटमेंट में, फोटोसिंथेसिस में कर रहे हैं, या थायराइड फंक्शनिंग में कर रहे हैं, या हम बात करते हैं एनीमिया। क्या निकलेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर जी, गोल्ड 198 का भैया यूज होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। थायराइड ट्रीटमेंट में किसका यूज करते हैं, आयोडीन 131 का यूज करते हैं। एनीमिया में किसका यूज करते हैं जी, यहाँ पर क्या निकलेगा, एनीमिया के लिए साइनोकोबालामिन, ठीक है, कोबाल्ट 57 का यूज करते हैं, CO57 कोबाल्ट, या विटामिन B12 साइनोकोबालामिन का यूज करेंगे एनीमिया के ट्रीटमेंट में, ठीक है। पर्निशियस एनीमिया बात कर लो, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बात कर लो, कोबाल्ट 57 का यूज करेंगे, ये क्लियर करना जी। कोबाल्ट 57 हो गया आपके डायग्नोसिस ऑफ पर्निशियस एनीमिया, 131 आयोडीन 131 हो गया जी आपके थायराइड के ट्रीटमेंट के लिए, ये क्लियर करेंगे। फिर देखते हैं MAR का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर आप कभी हॉस्पिटल गए होंगे जहां ओपीडी कटती है ना, ओपीडी के जो पर्चे जहां पर कटते हैं, अगर आप उसके पीछे जाकर देखोगे ना, वहां मतलब बेसिकली अगर मैं जैसे जो स्टेट के हॉस्पिटल रहते हैं वहां की अगर बात करता हूँ, तो जो जहां पर ओपीडी काउंटर रहता है उसके पीछे में ही ये सेक्शन रहता है। यहाँ पर MAR मतलब क्या है देखिएगा, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, मैनेजमेंट एडवाइस रिकॉर्ड, मैकेनिज्म अवेलेबल रिकॉर्ड, या इनमें से सभी। किसी भी पेशेंट को जिस भी तरीके का मेडिसिन दिया गया है उस पेशेंट का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर रहता है कि पेशेंट का नाम क्या है, कौन सा ड्रग दिया गया है, कितने समय में दिया है, कितने डोज में दिया है, रिजल्ट क्या निकला है, कंप्लीट डिटेल, ठीक है। किसी भी पेशेंट का कंप्लीट डिटेल, मेडिकेशन हिस्ट्री बोल सकते हैं, ये आ जाएगा जी मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड MAR। एक अलग से MAR का रूम ही रहता है जिसमें सभी पेशेंट का मेडिकेशन हिस्ट्री रखा जाता है, ये क्लियर करेंगे। फिर देखते हैं विच ब्रांच ऑफ फार्मेसी प्रोवाइड्स पेशेंट केयर बाय ऑप्टिमाइजिंग मेडिकेशन थेरेपी। हमने क्या किया जी,
पेशेंट के डिजीज को हम कम कर रहे हैं, उसके डिजीज को ट्रीट कर रहे हैं। कैसे ट्रीट कर रहे हैं? कैसे ट्रीट कर रहे हैं जी? मेडिकेशन थेरेपी के द्वारा प्रमोट कर रहे हैं उसके हेल्थ वेलनेस को, ठीक है, उसको अच्छा से अच्छा हेल्थ केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसके हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हैं और डिजीज से उसे बचा रहे हैं। ये कौन सा ब्रांच कहलाएगा? ये किसके अंदर ये सारी चीजें चलती हैं? पहला तो बोला हॉस्पिटल फार्मेसी, अगला बोलता है कम्युनिटी फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, या इनमें से कोई सा भी नहीं। कौन सा आ जाएगा जी? जहां पर हम पेशेंट को ठीक कर रहे हैं, पेशेंट को मेडिकेशन करवा रहे हैं, पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके, जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। अगर हमने मेडिसिन की बात किया, मेडिकेशन की बात किया, तो हम क्या बात करेंगे जी? क्लिनिकल फार्मेसी, ठीक है। क्लिनिकली अगर हमने उसमें मेडिसिन दिया, क्लिनिकल प्रैक्टिस किया, तो ये आ जाएगा जी आपका क्लिनिकल फार्मेसी के अंतर्गत। फिर देखते हैं नॉर्मल सोडियम लेवल, बताएंगे ब्लड में नॉर्मल सोडियम लेवल कितना होना चाहिए? 135 to 145। चलिए इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट की बात करते हैं पर लीटर। 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर बोल दिया। अगला बोलता है 3.6 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 2.6 to 6.6 एंड 122 to 200। यहां पर क्या निकलेगा करेक्ट आंसर जी? अगर सोडियम की बात कर लो, बिल्कुल 135 to 145। अगर इससे ज्यादा रहेगा तो वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है, बॉडी में फ्लूइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और हाइपरटेंशन के कंडीशंस देखने को मिल सकते हैं। क्लियर करना। फिर देखते हैं व्हेन द नेचर ऑफ इंजेस्टेड पॉइजन इज नॉट नोन व्हिच टाइप ऑफ एंटीडोट इज यूज्ड। अब देखिएगा पॉइजन के ट्रीटमेंट में क्या देते हैं? एंटीडोट देते हैं। अगर किसी को सांप ने चाप दिया या उसने किसी तरीके का कोई पॉइजन उसने ले लिया, सुसाइड करने का कोशिश किया, पॉइजन फिनाइल पी लिया, किसी भी तरीके का कोई सा पॉइजनस सब्सटेंस उसने खा लिया, तो हम क्या करते हैं? पहले ये पता लगाते हैं कि पॉइजन किस तरीके का है। जैसे आपने कई बार मूवीज में देखा होगा, किसी को स्नेक बाइट किया है, किसी को अगर सांप ने काट लिया, तो डॉक्टर पहले पूछते हैं कि आपने सांप देखा था, या किसी भी वैद्य के पास, किसी के पास भी गया तो पहले पूछा जाता है कि क्या आपने सांप देखा था? अगर पता है कि सांप ने चावा है, मान के चलो कोबरा ने चावा है, नाग सांप ने चावा है, किसी भी तरीके का सांप, किसी भी तरीके का सांप ले लो, जिस सांप ने चावा है, जिसने बाइट किया है, तो उसके हिसाब से एंटीडोट लिया जाता है। जैसा पॉइजन उस हिसाब से एंटीडोट लिया जाता है। लेकिन अगर बाई चांस पता ही नहीं है, सांप ने कट किया और सांप चले गया, अब पता ही नहीं है कि पॉइजन किस सांप का है, उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं? कौन सा एंटीडोट यूज करेंगे जी? फिजिकल एंटीडोट, केमिकल, यूनिवर्सल या फिजियोलॉजिकल। जैसे बोला जाता है ना कि हर ताले की एक चाबी होती है, जिसे मास्टर की बोलते हैं, एक ऐसा मास्टर की जो बहुत सारे अलग अलग तरीके के ताले को खोल सकता है। वैसे ही अगर हमें पता नहीं है कि पॉइजन कौन सा है, तो हम वहां पर यूनिवर्सल एंटीडोट का यूज करते हैं जी, ठीक है, यूनिवर्सल एंटीडोट का यूज करते हैं। टैनिक एसिड रहता है, इसमें एक्टिवेटेड चारकोल प्रेजेंट रहता है। देखना इसका कंपोजिशन जरा सा देखना, यहाँ पर मैग्नीशियम प्रेजेंट रहेगा, एक पार्ट मैग्नीशियम, एक्टिवेटेड चारकोल ताकि पॉइजन को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है पॉइजन का, 2 पार्ट यहाँ पर रहता है, और एक पार्ट यहाँ पर टैनिक एसिड का रहता है। देखेंगे मैग्नीशियम का काम क्या है? उस पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने का। एक्टिवेटेड चारकोल भैया क्या काम है? एब्जॉर्ब करने का, उस पॉइजन को एब्जॉर्ब कर लेने का। और टैनिक एसिड उसके साथ प्रेसिपिटेट बना लेता है, चिलेट बना लेता है, ताकि वो आगे फर्दर काम ना कर सके, ठीक है। अगर पॉइजन चिलेट बन गया पॉइजन का, तो वो आगे हमारे ब्लड के साथ मिक्स नहीं हो पाएगा और हमें नुकसान नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन में काम करते हैं, ध्यान में रखना। डीआईसी का फुल फॉर्म बताएंगे। डीआईसी स्टैंड फॉर किस चीज के लिए जी? ड्रग इनोवेटिव सेंटर के लिए, ड्रग इम्प्लीमेंटेशन सेंटर के लिए, ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर के लिए, या इनमें से कोई सा भी नहीं। डीआईसी या डीआईएस सेम होता है, ठीक है। ऐसा तरीका जहां से हमें ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रहा है, ड्रग के बारे में डिटेल हमें पता चल रहा है कि ड्रग कैसे बना हुआ है, कौन से केमिकल्स उसमें हैं,
इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, यूज कैसे करना है, कितने फ्रिक्वेंसी में हमें लेना है, किस डोज में हमें ड्रग को लेना है, किस किन बातों की हमें सावधानियां रखनी है। जैसे टेट्रासाइक्लिन की बात कर लो, टेट्रासाइक्लिन के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा और अगर आपने कभी टेट्रासाइक्लिन लिया, अपने ट्रीटमेंट के लिए टेट्रासाइक्लिन लिया और अगर वहीं आपने अगर मिल्क ले लिया, होता है ना रात में खाना खाने के बाद मिल्क ले लिया, टेट्रासाइक्लिन ले लिया, तो टेट्रासाइक्लिन काम नहीं कर पाएगा क्योंकि वो मिल्क के साथ चिलेट बना लेता है, चिलेट बना लेगा तो काम नहीं हो पाएगा, पूरी तरीके से न्यूट्रल हो जाएगा, तो आपने जो भी वहाँ मेडिसिन लिया वो पूरी तरीके से वेस्ट हो जाएगा। तो पहले हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ये कहाँ से मिलता है, ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर से मिलता है। ठीक है, कहाँ से जी, DIC ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर से। और 3 अलग अलग तरीके के हमारे पास इंफॉर्मेशन, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्सरी, 3 अलग अलग तरीके के हमें क्या मिलता है जी, इंफॉर्मेशन मिलता है। ये ध्यान में रखते हुए चलेंगे। चलिए, ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर या ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज सिस्टम भी बोल सकते हैं। आगे देखते हैं, फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया वाज स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कब किया गया था जी, 14 जुलाई 2012 में, 14 जुलाई 2010 में, 10 जून 2012 और 10 जुलाई 2010। हाँ जी, फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम, इसे इंडिया में लागू करने के पीछे का रीजन ये था कि ज्यादा से ज्यादा क्लिनिकल प्रैक्टिस को प्रमोट किया जाए। ज्यादा से ज्यादा क्लिनिकल प्रैक्टिस को प्रमोट करेंगे तो इससे हमें क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा जी, कि हमें हमारे सामने जितना ज़्यादा हम ड्रग्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स हम करेंगे, हमें उतने ज़्यादा ड्रग्स मिलेंगे जो हमें पता चल रहा है कि ये हमारे लिए सेफ हैं, ये इफेक्टिव हैं, जल्दी से जल्दी ये एक्शन शो कर रहे हैं और टॉक्सिसिटी इनमें कम है। तो टॉक्सिसिटी जानने के लिए हमें क्लिनिकल ट्रायल्स पर काम करना है, ये क्लियर करना जी। तो क्लिनिकल ट्रायल्स प्रोग्राम कब किया गया था, 14 जुलाई 2010 की बात करेंगे। ठीक है जी, 2010 के साथ चल लेंगे। एडवर्स ड्रग रिएक्शन हमें पता लगाना है किसी भी ड्रग के बारे में, ये आ जाएगा। PVPI इसका शॉर्ट फॉर्म भी आपको देखने को मिलेगा। चलो फिर देखते हैं, टॉलमैन लेटरिंग और टर्म कॉइन्ड बाय। ठीक है, मतलब देखिएगा, अगर दो ऐसे ड्रग हैं जिनका नाम लगभग सेम है, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, उनके वो लेटर जो उन्हें एक दूसरे से अलग कर रहे हैं उसे हम हाईलाइट करेंगे। ठीक है, उसे हाईलाइट करना इन द सेंस उसका नाम उसका बड़ा कर देंगे। यहां पर बात करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ सेफ मेडिकेशन प्रैक्टिसेस, WHO की बात कर लो, दोनों ने किया था या इनमें से कोई सा भी नहीं। हाँ जी, ये कॉन्सेप्ट किसने लगाया था, इंस्टीट्यूट फॉर सेफ मेडिकेशन प्रैक्टिसेस, ये क्लियर करेंगे। चलो एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाता हूं, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर जरा सा देखेंगे, एक ड्रग है हाइड्रालाजिन और दूसरा ड्रग है हाइड्रोक्सीजिन। क्या जी, हाइड्रालाजिन, HYDRA लिख लीजिए, ए बड़ा कर लीजिए, LAZINE। ठीक है, अब दूसरा क्या हो गया जी, यहां पर हाइड्रोक्सी, HYDROXY और जिन। अगर आप जरा सा ध्यान देंगे, स्टार्टिंग लेटर HYD, HYDR, HYDR सेम है, ZINE सेम है, ZINE सेम है, लेकिन यहां पर ALA और यहां पर OXY इसे कैपिटल लेटर में लिखा गया ताकि इनके बीच आइडेंटिफिकेशन अच्छे तरीके से हो सके। ये लासा वाले ड्रग्स में आते हैं, लुक अलाइक, साउंड अलाइक वाले ड्रग्स में आते हैं, जिनका नाम लगभग सेम देखने को मिलता है, स्पेलिंग सेम देखने को मिलता है, और अगर आप उसे प्रोनाउंस भी करोगे तो लगभग उनका नाम भी सेम ही आता है, हाइड्रालाजिन, हाइड्रोक्सीजिन। ये हमारे लिए इजी है, लेकिन जो पर्सन नॉन फार्मा है, जो पेशेंट हैं हमारे, अगर उनके सामने नाम लेंगे तो उन्हें दोनों ही नाम एक जैसे लगेंगे। ठीक है, तो इन ड्रग्स को इनके बीच मिस्टेक ना हो। अगर किसी ने बोला है
हाइड्रोलाजिन आप दे दिया हाइड्रोक्सीजिन, ऐसा प्रॉब्लम ना हो, इसलिए क्या किया गया जी, एक ऐसा कॉन्सेप्ट लगाया गया है कि जब भी इसका नाम रहेगा, जब भी इसे मेडिसिन को मार्केट में बेचा जाएगा, तो यहाँ पर हम उस लेटर को कैपिटल कर देंगे जो इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर रहा है। क्लियर करना, ठीक है। चलो आगे देख लो, विच फैक्टर कंट्रीब्यूट टू ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शन बताएंगे। पेशेंट नॉन कॉम्प्लियंस, अगर पेशेंट प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहा है तब ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है। उसे बोला गया है कि एक टैबलेट ए आपको दोपहर में लेना है और टैबलेट बी जो है वो आपको नाइट में लेना है, लेकिन उसने क्या किया, रात वाली दवाई को भी दोपहर में ही ले लिया, पेशेंट की लापरवाही। अगला, मल्टीपल प्रिस्क्राइबर, पहले चला गया डॉक्टर राम के पास, एक हफ्ता चला, डॉक्टर राम से मेडिसिन लिया, नहीं काम दिया, चलो उसके बाद रोहन के पास चले गए, अगले हफ्ते से डॉक्टर रोहन के पास चले गया। अब भैया राम अलग मेडिसिन देगा, रोहन अलग मेडिसिन देगा, तो दो अलग अलग तरीके के प्रिस्क्राइबर हो गए यहाँ पर। मल्टीपल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के कारण ड्रग के भी साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। मल्टीपल फार्माकोलॉजिकल एक के, अब जैसे एक ही तरीके के, जरूरी नहीं कि एक ही तरीके का आपको रेस्पॉन्स हो करेगा। पैरासिटामोल की बात कर लो, हेडेक में भी काम देता है, एंटीपायरेटिक भी होता है, बुखार भी उतारता है, दर्द में भी काम देता है, ठीक है जी। तो वैसे ही मल्टीपल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, तो तीनों ही आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे ड्रग इंटरेक्शन के लिए जी, ठीक है। क्लियर करना ड्रग इंटरेक्शन। फिर देखते हैं मेडलार। मेडलार क्या होता है, एक हिसाब का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जहां से आपको मेडिसिन से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिल रहा है। देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या आ रहा है जी, मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्राइवल सिस्टम। अगला क्या बोला, मेडिसिन एंड डिसऑर्डर ऑफ एजुकेशन, लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्राइवल सिस्टम। मॉनिटरिंग बोला, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ द ड्रग लिटरेचर एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, या इनमें से कोई सा भी नहीं। हाँ जी, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिससे आपको कंप्यूटर से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशंस यहाँ पर आपको मिल रही हैं। क्या निकलेगा करेक्ट आंसर जी यहाँ पर आपका, मेडिकल लिटरेचर एंड एनालिसिस, मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्राइवल सिस्टम, ठीक है। मेडलार क्लियर करना, कंप्यूटर वाले चैप्टर से इंपॉर्टेंट बनेगा। चलो आगे देख लो, व्हाट इज मेंट बाय एडीएमई इन फार्माकोकाइनेटिक। एडीएमई जी बताइएगा, मतलब हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है। जब हम ड्रग लेते हैं, ठीक है, तो ड्रग लेने के बाद, ड्रग हमने ले लिया, अब ये हमारी बॉडी उस ड्रग के साथ क्या करता है, एगोनिज्म बोला, डिपेंडेंस बोला, मोबिलिटी बोला, एफिशिएंसी बोला। चलो, एंटागोनिज्म, डिफिशियंसी, मीन और इफ्लक्स बोला, बहुत इजी क्वेश्चन है। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन या एफिनिटी, डोजेज, मार्केटिंग एंड एफिकेसी। चलो जी बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। क्या निकलेगा, एडीएमई मतलब पहला ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा, चलो पहले ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, मेटाबॉलिज्म होगा, और उसके बाद एक्सक्रीशन हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ये कहलाएगा हमारी बॉडी ने उस ड्रग के साथ क्या किया, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग इज नोन एज फार्माकोकाइनेटिक। इन शॉर्ट आप इसे एडीएमई के नाम से जानेंगे, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। चलिए, इन सभी क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से ऐसे ही देखते हुए चलना, रीड आउट करते हुए चलना, अपने फ्रेंड्स तक इन सभी वीडियोस को जरूर से पहुंचाना, और चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, बेल आइकॉन को क्लिक कर लेना, ताकि ये सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक पहुंच सकें। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में नेक्स्ट एमसीक्यूज के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।